नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस बुलेटिन में हम आपको तमाम प्रदेशों की खबरों से रूबरू करवाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बिहार का रुख करेंगे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को जो सजा सुनाई है वो 5 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ ही लालू यादव पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। चारा घोटाले के 5वें केस में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है। डोरंडा केस में लालू यादव को 5 साल की सजा का ऐलान किया गया है। जो कोर्ट ने कहा है, लालू प्रसाद के वकील का बड़ा बयान हाईकोर्ट में जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 139.35 करोड़ यानी 139 करोड़ और 35 लाख रुपए का ये पूरा चारा घोटाला था, जिस पर आज 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें 5वें केस में डोरंडा कोषागार जो मामला था उसमें सजा सुनाई गई है 5 साल की और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है लालू प्रसाद यादव पर। इस पूरे मामले में 575 गवाहों के बयानात दर्ज किए गए थे। 15 फरवरी को कोर्ट का फैसला आया और आज सजा भी सुना दी गई है लालू प्रसाद यादव को। आज 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लालू प्रसाद यादव पर लगाया गया है। 1990 से 1995 के बीच में निकासी की गई थी। इस न्यायिक प्रक्रिया को कहीं से प्रभावित किया गया है, यह सरासर झूठा आरोप है। इन आरोपों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है और न्यायपालिका के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। सर, तो चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा का ऐलान किया गया है और 60 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं उन्होंने हाईकोर्ट में जाने की बात कही है कि आज जो है सजा सुनाया जाएगा और सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है वो सुनाया है। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है। अब बात रही लालू जी की सजा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट। बीजेपी में सब सही है, ऐसा कोई बात विवाद नहीं है। हमारा एनडीए अच्छा है, एनडीए की सरकार रहेगी। किसी की मन में ऐसे भावना नहीं होना चाहिए कि एनडीए सरकार नहीं। एनडीए सरकार एकदम एक जिसको हम कहते हैं कि बड़ वृक्ष की तरह है, जो अगर है तो है। बीजेपी की बात कर रहे हैं मैडम, बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री में कहा कोई मंत्री में कोई मतभेद नहीं है। तो चारा घोटाला मामले में 5वें केस में लालू प्रसाद यादव को आज सजा सुना दी गई है। 15 फरवरी को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसला आ गया था, उन्हें दोषी करार दिया गया था और 15 फरवरी के बाद आज इस मामले में सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जो है 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। और अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। जयपुर में ड्रग्स के साथ एक अफ्रीकन महिला यात्री गिरफ्तार की गई है। शारजा से जयपुर आई थी अफ्रीकन महिला यात्री। शरीर के अंदर भारी मात्रा में ड्रग्स होने की आशंका। डीआरआई ने आरोपी महिला का बॉडी स्कैन करवाया है। हेरोइन या कोकेन का पाउडर होने की आशंका है। डीआरआई राजस्थान पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर एक अफ्रीकन महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके शरीर के अंदर भारी मात्रा में ड्रग्स होने की आशंका है। जयपुर में ड्रग्स के साथ इस अफ्रीकन महिला को गिरफ्तार किया गया है। शारजा से जयपुर ये अफ्रीकन महिला यात्री आई थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इसके शरीर के अंदर भारी मात्रा में ड्रग्स है और डीआरआई ने आरोपी महिला को बॉडी स्कैन के लिए भेजा है। हेरोइन या कोकेन के पाउडर की आशंका है। इसके साथ ही डीआरआई राजस्थान पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और अब बात चुनाव की, बात मणिपुर की। इंफाल में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। मैं मणिपुर विनम्रता के साथ आता हूं। बीजेपी और आरएसएस श्रेष्ठता की भावना से आते हैं। बीजेपी और आरएसएस खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 में खूब वायदे किए थे। प्रधानमंत्री मोदी के वायदों का क्या हुआ? तो राहुल गांधी इंफाल में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में बहुत वायदे करते थे। जहां भी जाते थे कहीं कहते थे 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में रोजगार दूंगा। कहते थे 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। कहते थे कि किसानों की जिंदगी बदल दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब जब नरेंद्र मोदी आते हैं, कल आएंगे, तो वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए देने की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी की बात क्यों नहीं करते? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? गलत जीएसटी की बात क्यों नहीं करते? जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ 3 कानून, उसकी बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, जो कोविड के समय उनका रिएक्शन था, उसके कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई? नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है? मणिपुर में आके ये क्यों नहीं कहते कि हमने मणिपुर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, छोटी दुकानें जो थी, नोटबंदी करके उन सबको नष्ट कर दिया? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते? हम ये नहीं सोचते कि मणिपुर के भविष्य, मणिपुर को आगे ले जाने के लिए सिर्फ हमारे पास समझ है। हम चाहते हैं कि मणिपुर को मणिपुर के लोग चलाएं। हम चाहते हैं कि मणिपुर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, कल्चर है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैले और पूरा हिंदुस्तान मणिपुर से सीखे और मणिपुर भी बाकी प्रदेशों से सीखे। और मैं आपको स्टेज से कहता हूं कि बीजेपी के लोग कुछ भी कह लें, कुछ भी सोचे, मगर कांग्रेस पार्टी मणिपुर के इतिहास को, कल्चर को, हिस्ट्री को, भाषा को प्रोटेक्ट करेगी।
और अब बात हरियाणा से आ रही बड़ी खबर की। 5वीं 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं एक साल के लिए टली। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों की परीक्षाएं टाली गई हैं। अगले सत्र से होंगी 5वीं और 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला किया है। तो ये बड़ी खबर हरियाणा से हम आपको बता रहे हैं। 5वीं और 8वीं क्लास की जो परीक्षाएं हैं, जो एग्जाम्स हैं, वो टाल दिए गए हैं। अगले सत्र से, अगले साल से ये बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। 5वीं और 8वीं क्लास की सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों ही क्लास की जो 5वीं और 8वीं की जो परीक्षाएं हैं, दोनों ही क्लास की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। फिलहाल अगले सत्र से 5वीं और 8वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों ही बोर्ड की परीक्षाएं अब इस साल नहीं होंगी। उधर यूपी में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। लेकिन आज चौथे चरण के चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। वहीं बीजेपी नेता इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने बीजेपी सांसद जफर इस्लाम से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और लगातार अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि 3 चरण में तो जो गर्मी ठंडी करने वाली बात थी वो तो गर्मी गायब हो गई और खास तौर पर देखा जाए आगे के चरणों में तो बीजेपी साफ हो जाएगी। ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, पहले चरणों में पहले 2 चरण हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का 51 सीटों में शायद इस बार 52 आ जाए, 51 से कम नहीं होगा। दूसरे दौर का जो चुनाव हुआ उसमें भी हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। तीसरे जो कल हुआ उसमें पूरे मीडिया में आप देख लीजिए, हर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सपा साफ हो गई है। तो अभी तो हम ऑलरेडी इतना करीब आ गए सरकार बनाने के, अभी 4 राउंड बचा हुआ है। मुझे लगता है कि जो हमने पिछले बार परफॉर्मेंस दिया था 327 का, इस बार जो 327 से ऊपर भी हो सकता है, वो परफॉर्मेंस भी रिपीट कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके 47 पिछले बार आई थी, इस बार शायद जिस तरह से कांग्रेस में 2014 और 2019 में सीटें कम हो गई और भी उसी तरह से 47 से और भी कम हो जाएंगी उनकी। लेकिन सर, अब अखिलेश यादव और समाजवादी से समेत जितने विपक्षी दल हैं उनका कहना ये भी है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे आप आतंकवाद का भी मुद्दा ले आते हो, आप पाकिस्तान भी ले आते हो, आप और भी ध्रुवीकरण के जितने भी मुद्दे हो सकते हैं सब खोल देते हो, सारे फ्रंट पर लड़ते हो। देखिए, जो चीज़ें मीडिया में चल रही हैं उस चीज़ का जिक्र करना कोई गलत तो नहीं है। आपने ही देखा है कि क्या हुआ है। अगर किसी कोर्ट ने अगर उसका फैसला सुनाया है तो उस कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसका जिक्र करना सभी लोग जिक्र कर रहे हैं, समाज जिक्र कर रहा है। तो उसके बारे में अगर हमने भी जिक्र किया तो क्या गलत किया। लेकिन उन्हें अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि क्या उन लोगों को जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग थे उनको रिहाई और उनके केस को हल्का करने का काम किसने किया था, ये इनको जवाब देना ही पड़ेगा समाज को। मतलब सर, आपके हिसाब से ये बड़ा मुद्दा इस वक्त हो चुका है और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब चुप्पी साध ली है। देखिए, इसलिए चुप्पी साधी हुई है कि इसलिए कि वो इसके मुजरिम हैं। उन लोगों ने इस केस को जहाँ पर सख्ती से लड़ना चाहिए तो वहाँ हल्का किया और कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने का और बढ़ावा देने का काम किया है। हमारा तो बराबर हमारी कोशिश, हमारी सरकार की कोशिश रहती है सबका साथ, सबके लिए प्रयास, सबका विश्वास और सबके लिए विकास। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको अपने परिवार से कभी मौका फ्री मिला ही नहीं है, मौका कि दूसरे समाज के दूसरे वर्गों को देख पाए। और जब देखते हैं तो वैसे वर्गों को देखते हैं जहां पर उनको समाज को तोड़ने का काम करती है, उन ताकतों के साथ वो जुड़ जाते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जफर इस्लाम साहब। आप राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी का और उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। कई मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, खास तौर पर जिस तरह से आतंकवादियों को रिहाई करने का मुद्दा जो उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस मुद्दे पर अखिलेश यादव समेत पूरी सपा चुप्पी साधे हुए है। और आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए है ये बताना होगा अखिलेश यादव को। इसके अलावा उन्होंने कहा यूपी के रण में जीत रही है भाजपा, आगे के भी जो चरण बचे हुए हैं उसमें भी भाजपा की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होने वाली है। न्यूज इंडिया के लिए अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।
और किन्नौर जिला के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से आरंभ की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वरदान सिद्ध हो रही है। योजना से जहां सीमावर्ती जिले के युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य को रोजगार देने में भी ये युवा समर्थ हो रहे हैं। जिले में योजना के तहत 169 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 24 महिला उद्यमी भी शामिल हैं। अच्छा चल रहा है, रोजगार अच्छा चल रहा है और ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा स्कीम बनाया हुआ है सरकार ने। और सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये स्कीम निकाला है। और फर्म ने मेरा हिमालय कलेक्शन है, तो जिस तरह से हमारे को पीछे लॉकडाउन में कितनी दिक्कतें आई, मेरे को क्या सब दुनिया को आई परेशानी, पैसे की हर चीज़ की परेशानी आई, तो हमारे को पता चला कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक स्कीम है। जैसे आगे नेट में पता चल जाता है, एड्स आती है अखबार में, बंदा पढ़ता है, तो हमने उसका पढ़ा, तो हमने देखा, तो हमने अप्लाई करने की कोशिश की। एक दो बंदों को हमने पूछा कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, जैसे हमारे यार दोस्त है, सारी ज़िंदगी हमारी 42 साल मेरी उम्र होगी, 42 साल हमारे को किन्नौर में हो गई, तो ऐसे आइडिया लेके हमने को पता चला कि ऐसे ऐसे ये स्कीम मिलती है, तो हमने इसका फ़ायदा उठाया। हमने फ़ायदा उठाया तो मैंने अपने आगे वर्कर भी रखे दुकान में काम, 2-3 बंदे। तो इसमें मेन जो इसका मोटो था जो कर रखने का, जयराम जी ने रखा है ये कि सबको नौकरी मिले, काम मिले, आगे काम चले, तो मैं जयराम जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसे उन्होंने ये सबको दिया। और आगे मैं ये अपने युवा भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि जितने मेरे सुन रहे हैं या कोई ऐड देख रहे हैं, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने काम में दिल लगा के काम करें और आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विंस टावर को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडिफाइस इंजीनियरिंग कंपनी को इन दोनों टावरों को गिराने का ठेका मिला हुआ है। कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। 32 मंजिला इस जुड़वा टावर को डायनामाइट की मदद से गिराया जाएगा। यही नहीं, इन दोनों टावरों के आसपास में बनी इमारतों का भी इंश्योरेंस करा लिया गया है, जिससे अगर उनमें कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। इन टावरों को गिराने के लिए करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत का खर्च आएगा। टावर गिराने की इन तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93A में, जहां पर सुपरटेक के ट्विन टावर हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दोनों जो ट्विन टावर्स हैं जिनको गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दे दिया है। और क्योंकि 3 महीने का समय दिया गया था कि 3 महीने में इनको तोड़ करके नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट को बताए। हालांकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक सूचना यहाँ पर जो है चस्पा कर दी गई है और इसमें बाकायदा माननीय उच्चतम न्यायालय का जो यह याचिका जो संख्या है वो यहाँ पर बाकायदा लिखी है। 2014 से ये मामला चल रहा था और उसके बाद 2021 में इसमें जो है आदेश आया और उसके बाद अब नोएडा प्राधिकरण और जो CBRI रुड़की और नोएडा विकास प्राधिकरण इस कंपनी जो कंपनियां हैं वो चयन कर करके इसको पूरा जो है तोड़ने की नपाई तुलाई और इसको पूरा जो है व्यवस्थित तरीके से इसको नीचे गिराया जाएगा। हालांकि इसको गिराने के लिए बाकायदा एडिफाइस इंजीनियरिंग कंपनी को जो इसका टेंडर दिया गया है जो कि इसको तोड़ेगी। ये 32 मंजिला इमारत हैं, ये जुड़वा टावर हैं दोनों सुपरटेक के, जिसके बाद क्योंकि लोगों ने इसके खिलाफ जो इसके बायर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने भी इसको गिराने का आदेश दिया था, लेकिन फिर सुपरटेक जो है सुप्रीम कोर्ट गया। हालांकि सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। अब इस 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और आज नोएडा प्राधिकरण को प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो टावर्स है इनको गिराया कैसे जाएगा। बाकायदा इसमें जो है डायनामाइट लगाया जाएगा, पूरी इसकी मेजरमेंट जो है कर लिया गया है। जो कंपनी जिसको इसका टेंडर पूरा दिया गया है एडिफाइस इंजीनियरिंग को, और वो इसको पूरा जो है इसका ध्वस्तीकरण करेंगे और ये पूरी इमारत नीचे बैठ जाएगी। इस तरह से इसमें जो है डायनामाइट फिट किए जाएंगे जिससे कि आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनको नुकसान न हो। हालांकि आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनका भी इंश्योरेंस करा लिया गया है
ताकि कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक जो कि बिल्डर था, जिसने नियम कानूनों को ताक पर रख करके ये जो है ट्विन टावर का निर्माण किया था, उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था, अब इसमें बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए तोड़ फोड़ का जो काम है वो हालांकि शुरू हो गया है। अंदर जो है मशीनें चल रही हैं, वो एक एक करके नीचे की जो दीवारें हैं उनको हटा रही हैं, जिससे कि इसको आसानी से तोड़ा जा सके। अब इसको कब तक गिराया जाता है, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जल्द ही ये दोनों टावर यहाँ से गिरा दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। उधर नोएडा सेक्टर 20 में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। अहम खबर आपको बता रहे, तेज रफ्तार एसयूवी ने एक बच्चे को रौंदा। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में जो कार फरार हुई है, बच्चे को रौंदकर वो कैद हो गई है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में ये हिट एंड रन का मामला सामने आया है। केस में मां के साथ पार्क जा रहे 3.5 वर्ष के मासूम को तेज रफ्तार एसयूवी ने रौंद दिया और चालक गाड़ी के साथ मौके से फरार हो गया। इधर बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये पूरा हादसा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। घटना गुरुवार शाम की है। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने एसयूवी चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर एसयूवी कार को सीज कर लिया है। लेकिन बच्चे के परिवार का कहना है कि पुलिस घटना में शामिल कार को न पकड़कर दूसरी कार को पकड़ रही है। मेरे साथ हुआ सर, मैं जा रहा हूँ बच्चा पार्क बुलाने के लिए झूला, हम पीछे थे, 2 डेग पीछे, अब वो आगे हो गया। पार्क के गेट पर खड़ा था, मम्मी के देख रहा था, गाड़ी वाला आया सर मार के धक्का गिरा दिया। उसके बाद उसको चढ़ा के पार कर दिया। तनियो सीटी भी नहीं मारा, नहीं ब्रेक मारा सर, कोई नहीं मदद की, नहीं कोई सटी। चिल्ला रहे हैं, तब जाकर विनोद डॉक्टर के पास गए। और शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा का पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है। पुलिस ने पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो कर्नाटक से बड़ी खबर, शिमोगा में 23 फरवरी तक धारा 144 लागू है। शिमोगा में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और शिमोगा में आरएएफ की टीम तैनात की गई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कुछ अहम सुराग मिले हैं और बहुत जल्द नतीजे पर पहुंचा जाएगा। बसवराज बोमई कर्नाटक का ये बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक के सीएम है, इसके साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर्षा के मर्डर में 5 लोग शामिल हैं और जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। मर्डर को लेकिन हिजाब मामले से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, ये बात भी कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कही। एक और अहम खबर इटावा से है। अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अखिलेश यादव पर केस दर्ज हुआ है। वोटिंग के बाद मीडिया से बात करने का आरोप, बूथ के 200 मीटर अंदर बात करने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव पर केस दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव के खिलाफ केस जो है आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज किया गया। ये कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में ये एक कंप्लेंट आ रही थी कि मतदान केंद्र के पास जो माननीय अध्यक्ष जो हैं श्री अखिलेश जी, उनके द्वारा मीडिया को बाइट दी गई है। तो उसके संबंध में जो कि कंप्लेंट आई थी तो जांच कराई गई है। उसमें ये प्राइमा फेसाई प्राथमिक तौर पे ये तथ्य सामने आया है कि उनके द्वारा मतदान केंद्र के अंदर मीडिया को बाइट दी गई है, जो कि स्पष्ट रूप से आरपी एक्ट का उल्लंघन है। उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।